से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कश्मीर हमारा है। शाह ने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि जब उन्होंने दूसरी बार नरेंद्र मोदी को वज़ीर आज़म बनाया तो उन्होंने दफा 370 को हटाकर कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट अंग बना दिया। कश्मीर में दहशतगर्दी को खत्म करने का काम किया। उन्होंने मुल्क को महफूज और खुशहाल बनाया है। कांग्रेस वाले 50-50 साल से धारा 370 को संभाल पर बैठे थे। मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रधानमंत्री बनाया, धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और कश्मीर में इंडिया अलायंस में दरारें मजीद गहरी हो गई हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि वो कश्मीर की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के बारे में जो कुछ कहा उससे वो मायूस हुई हैं। उन्होंने कहा कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी और अकेले इंतखाबात में जाएंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कोई खुलकर बात नहीं कर सकता, हत्ता कि सहाफी भी। मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पीडीपी का कोई वजूद नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया, लेकिन उमर के बयान पर पार्टी कारकुनों को मायूसी हुई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तमाम एजेंसियां उनके कारकुनों के पीछे हैं, इसलिए उन्होंने महसूस किया कि उनके कारकुनान उमर अब्दुल्ला के बयान से ह्यूमिलेट हुए हैं। तो शायद जो लार्जर इंटरेस्ट है, क्योंकि आप देखिए हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, हम तो लुट चुके हैं, हमारे पास क्या है अब। तो अब हम पार्लियामेंट की सीटों के लिए आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़े। तो अगर फारूक साहब ने या उमर साहब ने मुझे बुला के ये कहा होता कि आपने चूंकि फारूक साहब के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ी है, हमें लगता है कि आप लोग शायद अच्छी तरह हमारी मुश्किलात की अक्कासी नहीं कर सकते, हमारे लोग बेहतर हैं, या हमारे पार्टी वर्कर नहीं मान रहे, वट एवर इट वॉज, जो भी उनको मतलब फैसला जिस वजह से किया, तो हम सोचते लार्जर इंटरेस्ट में ऐसा ही होना चाहिए। चलिए हम पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे, ये अगर पार्लियामेंट में पहुंच के बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं तो ठीक है। मगर आपने देखा जिस तरह से उमर साहब ने बाहर आके हमारे साथ बात किए बगैर, हमको एतमाद में लिए बगैर, जिस तरह उन्हें, और फैसला भी आप सब ने देखा कैसे सुनाया कि पीडीपी का वजूद ही नहीं है, पीडीपी सिचुएशन में नहीं है। महबूबा मुफ्ती चौथे नंबर पे आई, तो उससे क्या हुआ कि जो मेरा वर्कर है, आपका मालूम है पिछले 5 साल से बीजेपी ने मेरी पार्टी सारी तोड़ के रख दी, बड़े बड़े सारे लीडर निकाल। अब मेरे साथ कौन है? मेरा वर्कर, जो बेचारा फाका रह के जेब से पैसा खर्च करके मेरे जलसे जुलूस मीटिंग्स में आता है। तो उसको बहुत दचका लगा जब उसने उमर साहब के वो अल्फाज सुने, तो वो दिल बर्दाश्ता हो गया, उसको बहुत तकलीफ, उसका दिल टूट गया कि ये क्या कहा जा रहा है कि एक पीडीपी जिसकी 28 सीटें कुछ सालों के अंदर, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 बार पावर से बाहर कर दिया, आज वो कहते हैं इनका वजूद ही नहीं है। हमारे सपोर्ट से क्या होगा? उमर साहब तो हमें किसी गिनती में ही नहीं मानते, वो तो कहते हैं आप कहीं में हो ही नहीं। तो हम किस गिनती में है पीडीपी वाले? तो हम अपने हिसाब से, अपनी मुफलिसी के हिसाब से, अपनी गरीबी के हिसाब से अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे और लोगों पे छोड़ेंगे लोग क्या फैसला करते हैं, लोग किस आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं आज इस सिचुएशन में। नहीं, वो भी अभी उसका पक्का नहीं है। मतलब जम्मू के बारे में भी हमने सोचा नहीं है, पर यहाँ के बारे में कंसल्टेशन चल रही है हमारी। मेरे ख्याल में 1-2 दिन के अंदर आपको जो है सारे जो कैंडिडेट्स वगैरह के बारे में बता दिया जाएगा, विद इन कपल ऑफ डेज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें लगता है कि महबूबा मुफ्ती ने पीएचजीडी अलायंस खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह देखकर अच्छा लगा था कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले नई दिल्ली में स्टेज शेयर किया, लेकिन अब यह वाज़ेह हो रहा है कि पीडीपी कुर्सी के पीछे है और उन्हें इस पर जाती तौर पर बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे लगता है कि आज उन्होंने पीएचजीडी का खात्मा कर दिया है, जबकि एक दिन पहले ही उमर साहब ने ये बात भी कही थी कि महबूबा जी और फारूक साहब जब उन्होंने
स्टेज शेयर किया इंडिया अलायंस मीटिंग का दिल्ली में, तो ये तासुर हम सबको गया कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट है। अब उन्होंने फैसला लिया है तो ठीक है, बट ये या आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें जो है, क्या हम इस अलायंस में पीएजीडी या इंडिया अलायंस के अगर हम हिस्से बने थे, हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद सिर्फ सीट शेयरिंग का था? हमारा मकसद सिर्फ पावर था या कुर्सी था? ये तो अब अयान हो गया कि पीडीपी को कुर्सी चाहिए थी। नहीं तो हमने उनको बोला था कि अगर हमने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए था नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को, अगर वो आइडियोलॉजी पे इस अलायंस में थे। बट मुझे ये कहने में कोई मतलब शक नहीं हो रहा है कि ये पीएजीडी का अलायंस जो था, इनको आइडियोलॉजिकल बेसिस नहीं थी इसकी, ये सिर्फ और सिर्फ सीट शेयरिंग का अलायंस था। और जैसा कि डीडीसी में भी हुआ, जिस तरीके से हमने इतनी सारी सीट्स जो है पीडीपी के लिए छोड़ दी जो हमारी विनिंग सीट्स थी, बट तब हमने एक लार्जर कॉज के लिए वो छोड़ा था। लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने एक डिसीजन लिया, एक पीएजीडी को तोड़ने का डिसीजन लिया, अफसोस ही होगा और क्या होगा इसमें। और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के कांग्रेस इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी ने सीटों की तकसीम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान लड़ाई को कम अहमियत देने की कोशिश की है। सोलंकी ने यह भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक काफी मजबूत है। सोलंकी ने कहा कि कुछ सीटों पर इत्तेहादी जमातों के दरमियान झगड़ा अलायंस के उम्मीदवारों के इम्कानात पर शायद ही कोई असर डालेगा। सबसे पहला सवाल ये है कि आज महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने उनके खिलाफ बयानबाजी की उनकी पार्टी के खिलाफ, उससे वो उनके वर्कर आहत हैं और कश्मीर की तीन सीटें जो है उस पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। जम्मू के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या लगता है आपको कि जो आपकी कोशिश थी एनसी और पीडीपी को साथ लाने की, कहीं ना कहीं नाकामी हुई? हमने पूरी कोशिश की थी। अब उनका जो स्टेटमेंट है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, पर आने वाले समय में इंडिया गठबंधन वो काम करने वाला है और जम्मू में और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से भाजपा को हटाना ये हमारा लक्ष्य है। आप कैसे हटाएंगे? क्योंकि कश्मीर में हम जनता के समर्थन से हम भाजपा को हटाएंगे। हमारे जो दो नुमाइंदे तय हुए हैं, हमारे उधमपुर और जम्मू के, आप देख रहे हैं जन सैलाब और उनका उत्साह, कितने प्यार से वो बात कर रहे हो। रास्ते में जाने वाले स्कूटर में, रिक्शा में जाने वाले लोग भी कांग्रेस जिंदाबाद, रमन बल्ला जिंदाबाद ऐसी बात कर रहे हैं। तो वक्त बदल रहा है, बदलाव चाहती है जनता, पूरे देश की, और खास करके जम्मू कश्मीर की जनता इसलिए चाहती है कि 10 सालों से बड़े पीड़ित हुए, बड़े परेशान हुए, हर तरीके से परेशान हुए। अब जनता इससे बाहर निकल के शांति चाहती है, अमन चाहती है, खुशी चाहती है, रोजगारी चाहती है, महंगाई कम करना चाहती है, अपने स्मार्ट मीटर की बात हो, बहुत सारे मसले हैं उनको सॉल्व करना चाहती है। जिस तरह से वो अब अलग अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आज महबूबा मुफ्ती ने भी डिक्लेयर कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि आपकी जो एक एफर्ट थी, सेक्युलर पार्टी अगर डिवाइड होंगी तो बीजेपी को फायदा नहीं होगा? देखिए, इसके बारे में पूरा चयन करेंगे, सोचेंगे और जनता को साथ रखेंगे। आखिर में तो जनता सर्वोपरि है। पॉलिटिकल पार्टी का इम्पोर्टेंस तो स्वाभाविक रूप से है, लेकिन जनता ही तय करेगी आने वाले समय में, और जनता ही बीजेपी को भगा देगी। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि इख्तिदार में आने पर वो 1987 की धांधली में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए दरख्वास्त देंगे। लोन ने कहा कि इसने ही मिलिटेंसी को जन्म दिया और कश्मीर में हजारों मासूम अफराद को कब्रिस्तान पहुंचाया। लोन ने कहा कि वो कश्मीरी टीम है और चाहते हैं कि लोग जान लें कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में उमर अब्दुल्ला वजीर और पोस्टर बॉय थे। लोन का कहना था कि उनके वालिद अब्दुल गनी लोन कभी भी किसी मिलिटेंट ग्रुप की तश्कील में मुलव्विस नहीं थे। लोन ने कहा कि उनकी पार्टी ने लोगों की जिंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा किया है। लोन ने कहा कि इंजीनियर अब्दुल रशीद, शब्बीर शाह, यासिन मलिक समेत तमाम सियासी रहनुमाओं को इंसानी बुनियादों पर रिहा किया जाना चाहिए।
अब अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयानात देखूं तो लगता है कि जितना भी प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में वो मेरी वजह से है या मेरे वालिद मोहतरम की वजह से है। लेकिन 28 साल पार्लियामेंट मेंबर इनके वहां रहे, 32 साल हुकूमत लड़ने की, मिलके ये 60 साल होते हैं। ये 60 साल का जवाब तो देना पड़ेगा। 7 साल में लोग मरे हैं, यहाँ हर गांव में कब्रिस्तान। 60 साल में हजारों लोग पीएसए में अंदर गए, कहीं कोई ने 20-20, 25-25 साल के बाद छोड़े, जेल से छूटे। उनका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा क्या? जवाब ये देंगे। न मैं ए टीम हूं, न मैं बी टीम हूं, मैं कश्मीरी टीम। मैं कश्मीरी हूं। कश्मीरी देखिए, यहां पिछले 30 साल में हजारों लोग मर गए, जेल गए। जालिम और मजलूम दो थे। मैं अपने आप को मजलूम मानता हूं। मैं जेल गया, मैंने इंट्रोगेशन खाया। मैं उमर अब्दुल्ला से पूछने वाला चाहता हूं, वो जुल्म करने वालों में था या कि उस पर जुल्म हुआ? वो जेल गया, इंट्रोगेशन लिया। जब हम जेलों में सड़ रहे थे, वो तो फॉरेन मिनिस्टर था बीजेपी का, वो तो वाजपेयी साहब का फॉरेन मिनिस्टर था। तब तो वो बात नहीं किसी को करने देता था। और जो फॉरेन डिग्निटरी आती थी तब, वो जाके उनको बोलता था वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं है, सब ठीक है। मैं क्या कर सकता था एज एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर? मैं कौन सा बड़ा उतना तोप था कि मैं कोई होम मिनिस्ट्री का डिसीजन लेता? मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। ये तो फॉरेन मिनिस्टर था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर था, फादर इसका चीफ मिनिस्टर था। मैं डंके की चोट पर जब जाऊंगा इंशाल्लाह पार्लियामेंट, अगर अल्लाह ताला ने चाहा और उसके बाद लोगों ने चाहा, वहां जाऊंगा, मैं लोगों की बात करूंगा। मैं पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की बात करूंगा, मैं डिले इन पासपोर्ट्स की बात करूंगा, मैं जो हजारों लोग जेलों में हैं उनकी बात करूंगा। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इवन टुडे द बिगेस्ट सीबीएम टुवर्ड्स कश्मीरी सूबी कि एक एफआईआर लॉन्च हो जिसमें फारूक साहब का नाम हो, उन कांग्रेस लीडर्स का नाम हो, ब्यूरोक्रेट्स हो जिनने 87 की रैगिंग की। आफ्टर ऑल 1 लाख लोग मरा है, हजारों लोग जेलों में गए हैं, हैंडीकैप्ड, एन आर्मी ऑफ ऑर्फन्स, एन आर्मी ऑफ विडोज एंड नो अकाउंटेबिलिटी। वो इंसान नहीं थे क्या? बीजेपी गवर्नमेंट इतनी बड़ी बातें कर रही है। व्हाट हैव दे डन इन टर्म्स ऑफ फारूक साहब क्रिकेट स्कैंडल? बताइए क्या किया? 87 के बारे में क्या किया? यहां अगर थोड़ा बहुत, अगर सलाम हर्ष के दूसरे दिन उसको बुला के लाया होता है पुलिस, 70-80 करोड़ सीधे खा गया। ही इज आउट एट द प्लेजर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। मेरे फादर पॉलिटिकल थे हमेशा। जब 87 की रिगिंग हुई, उनको बंद किया गया, फिर उन्होंने इलेक्शन को खैर बात बोला। इसीलिए हमारे किसी भी इलेक्टोरल प्रोपेगेंडा में आप उनका फोटो नहीं देखेंगे, क्योंकि जब वो इस दुनिया से गए वो इलेक्शन नहीं लड़ते थे। हम उनकी उस मेमोरी का रिस्पेक्ट करते हैं। गन जो है 1987 में आया, रिगिंग के बाद आया, और तकरीबन 50 तंजीमें थी। फर्ज करें, पहले तो ये झूठ है, वो एक तंजीम लोन साहब है, बाकी 49 कहां से आई? वो किसने बनाई?